नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके चलते वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई है। लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह अफगानिस्तान से निकल जाएं। हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद देखने को मिला था। पीएम मोदी ने उस दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसी तरह अफगानिस्तान से इस वक्त लोग जान बचाकर भागने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद भयावह है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गोलीबारी भी हुई है, जिसमें कई लोगों की जान गई है। तो भगदड़ की स्थिति, आफत में जिंदगी है, दहशत में वहां पर लोग हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू वहां पर हो गए। अफगानिस्तान छोड़ने की भगदड़ के बीच काबुल एयरपोर्ट बंद किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। साथ ही अफगान एयरबेस पूरी तरह बंद होने की वजह से एयर इंडिया ने सारे ऑपरेशन वहां पर रोक दिए हैं। फिलहाल सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। अफगानिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। अब नहीं जा सकता एयर इंडिया का विमान, यात्री विमान पर रोक लगाई गई है। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हुआ है। अफगानिस्तान एयर स्पेस बंद किया गया है। यात्री विमान पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से स्थिति वहां पर बनी है। और ये तस्वीर आप देखिए, एरो करके हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से मारामारी वहां पर हो रही है और भाग दौड़ वहां पर भगदड़ सी स्थिति वहां पर देखने को मिली है। अब एयर इंडिया का विमान वहां पर नहीं जा सकता। यात्री विमान पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। काफी भयावह ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से चढ़ने के लिए वहां पर मारामारी हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लोग किस तरीके से फ्लाइट पे बैठने के लिए वहां पर मारामारी कर रहे हैं। देखिए, तालिबान और अमेरिका के सिलसिले में जो पिछले 20 सालों से जो मंजरनामा पूरी दुनिया ने देखा है, वो इस बात की शहादत देता है कि कहीं ना कहीं इसमें अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद शामिल थे। और आज जब अमेरिका के अपने ज़ाती मफाद हल हो गए तो उसने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौज बुलाकर वहाँ से अपनी दस्तबरदारी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को, जो हमारे हिंदुस्तानी भाई अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और वहाँ पर किस तरीके की हुकूमत कायम हो रही है, किस तरीके की हुकूमत कायम नहीं हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। जो हिंदुस्तानी सहाफ़ी, जो हिंदुस्तानी सिविलियन वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर उनकी जान को ख़तरा है तो उनको निकालने की कोशिश की जाए। और बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में हिंदुस्तान की आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तालिबान के इस शासन का चरित्र आतंक परस्त दिखाई देता है और उसे आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान का भी पूरा साथ मिला है। और जाहिर है कि इस तरीके की आतंकी रिजीम का अफगानिस्तान में आने की वजह से पूरे साउथ एशिया और पूरे विश्व में आतंकवाद का खतरा बढ़ेगा। और यही कारण है कि आज पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तालिबान के शासन के दौरान यदि किसी तरीके का आतंकी हमला होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। एक रोबस्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को बनाए जाने की बेहद आवश्यकता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन्हें आपस में काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना होगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है?
तस्वीरें काफी भयावह हैं और क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं और भारत की नजर किस तरीके से है? शैलेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? शैलेंद्र वांगू हमारे रीजनल ब्यूरो के एडिटर से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं अफगानिस्तान में किस तरीके से तालिबान राज आया। काबुल एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयावह तस्वीरें हैं। काबुल में हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। तालिबान के डर से वहां पर भगदड़ मची हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान राज, काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। काबुल में हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। तालिबान के डर से भगदड़ मची हुई है। और बातचीत करने के लिए नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है और भारत की किस तरीके से स्थितियों पर नजर है? देखिए, जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, काबुल एयरपोर्ट पर जो सिविल यानी कमर्शियल फ्लाइट्स जो है वो लगभग बंद हो चुकी हैं। एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशंस के लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट की सारी जो जिम्मेदारी है वो इस वक्त यूएस मिलिट्री ने संभाली हुई है, यानी कि यूएस के कंट्रोल में फिलहाल अभी वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। और माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कुछ भारतीय अधिकारी, कुछ भारतीय डिप्लोमेट्स अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं और कुछ अल्पसंख्यक नागरिक भी मौजूद हैं जिनकी इवैक्यूएशन के लिए, जिनकी सुरक्षित भारत वापसी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से वहाँ से इवैक्यूएट कराया जाएगा इन तमाम लोगों को। इसी बीच खबर ये भी है कि आज शाम को 7:30 बजे यूएन सुरक्षा परिषद में एक बड़ी बैठक होने वाली है भारत की अध्यक्षता में, जहाँ पर अफगानिस्तान के हालात को लेकर एक बार तफसील से चर्चा होगी, क्योंकि अब तालिबान का वापस कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। और जाहिर तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल आज भी एक्टिव है, क्योंकि आज भी वहां पर जो तालिबान कर रहा है उससे पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही उसको इशारे कर रहा है। हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक वहां पर अंतरिम सरकार बनने के लिए लगभग सहमति बन चुकी थी, जिसमें वहां के एक पूर्व गृह मंत्री को वहां के नए राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया जाना था। लेकिन पाकिस्तान के कहने पर तालिबान इस सहमति से पीछे हट गया और वहां पर अब तालिबान की सत्ता बन चुकी है। लेकिन कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न ये है इस वक्त भारत के लिए कि किस तरह से वहां पे जो भारतीय फंसे हुए हैं, जो इंडियन ऑफिशियल्स फंसे हुए हैं, जो आम नागरिक फंसे हुए हैं, उनकी वापसी कैसे होगी, इसको लेकर जाहिर तौर पर ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कल 15 अगस्त को आजादी के मौके पर आगरा जामा मस्जिद में तिरंगा फहराने पर धमकी देने का मामला सामने आया है। झंडा फहराने पर मुफ्ती ने जामा मस्जिद के प्रबंधक असलम कुरैशी को धमकी दी है और धमकाने का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मुफ्ती कह रहा है कि जामा मस्जिद में जो जनगणमन हुआ है वो हराम काम हुआ है, गुनाह कबीरा है, अल्लाह के कहर को दावत न दीजिए। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि कल राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जामा मस्जिद में तिरंगा फहराया था। के बाद मुझे बड़ा दुख है और मैं दुख इस बात का है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने बयान वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है और हिंदुस्तान के अंदर चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, स्कूल हो, वहाँ पर अगर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाएगा तो पाकिस्तान का झंडा फहराया जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मामला है सीधा सीधा। आगरा की जो घटना है उसमें मुझे लगता है कि अगर मस्जिद की कमेटी को साथ लेकर और उनसे मशवरा कर कर ये काम किया जाता तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन माइनॉरिटी कमीशन जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के मसाइल को हल करना होता है, अगर माइनॉरिटी कमीशन की जानिब से नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश की जाएगी और मुसलमानों के मजहबी मकाम पर सवालिया निशान खड़ी करने की कोशिश की जाएगी, तो ये माइनॉरिटी कमीशन के रोल पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आया माइनॉरिटी कमीशन का काम मुसलमानों के मसाइल को हल करना है। हिंदुस्तान की जमीन पर बनी हुई मस्जिद पर अगर तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का नहीं फहराया जा सकता तो इन कट्टरपंथियों को चाहिए कि अपनी मस्जिदों को हिंदुस्तान से लेकर कहीं बाहर चले जाए और अपने मनहूस
मुल्लाओं को चाहिए कि अपनी इन लंबी लंबी दाढ़ियों को भी लेकर जाकिर नाइक की तरह हिंदुस्तान से फरार हो जाए। और बातचीत करने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, किस तरीके के रिएक्शंस अब वहां से मिल रहे हैं और क्या कोई एक्शन भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, यहाँ एलआईयू की टीम कुछ देर पहले पहुंची थी और ये वही स्थान है, आपको दिखा दें कि ये मदरसा जो है और यही ये कार्यक्रम हुआ था जामा मस्जिद परिसर में ये मदरसा, और यही राष्ट्रगान हुआ था जिसको लेकर मुफ्ती भड़क गए हैं। तो हम बात करना चाहेंगे जिनको धमकी दी गई है, असलम कुरैशी, उनसे। जी आप बताइएगा, आप मस्जिद में क्या हैं, क्या नाम है और क्या मामला है? मैं इस्लामिया लोकल एजेंसी का चेयरमैन हूँ। मस्जिद के अंदर जो है, इन्होंने जो मस्जिद के अंदर मदरसा है साइट में, और राष्ट्रीय गान जो है वो हर वर्ष होता है यहाँ पर। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से अब तक जो है झंडा यहाँ पर जो है फहराया जाता है, राष्ट्रीय गान होता है। सरकारी मदरसा है जे, अगर ये मदरसा सरकारी नहीं होगा और जो है राष्ट्रीय गान नहीं करेंगे ये और झंडा नहीं फहराएंगे तो इनको तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये, मुफ्ती साहब ने अपने हर चीज़ का विरोध करते हैं, कभी वैक्सीन का विरोध करते हैं, कभी जो है कोरोना का विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ हर वक्त जो है बात करते रहते हैं जी, और भड़काते रहते हैं। अब जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, यहाँ तमाम चीजें मुफ्ती साहब के खिलाफ ही जा रही है, जैसा कि स्टेटमेंट सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन झंडारोहण के बाद गए जाने वाले राष्ट्रीय गान जनगण मन को ही भूल गए और अधूरा राष्ट्रगान गाकर मुस्कुराते हुए चले गए। गल शहीद पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पहले तो सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया, फिर उनके द्वारा झंडारोहण किया गया। झंडारोहण होते ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, लेकिन उनके साथ खड़े उनके लोग राष्ट्रगान ही भूल गए। लोगों की तो छोड़िए, सपा सांसद भी राष्ट्रगान नहीं गा पाए और अधूरा छोड़कर ही चलते बने। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में गड़ी चौखंडी गांव में एक 5 मंजिला मकान में सुबह आग लगने से 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गया। महिला और बेटे की हालत स्थिर बताई जा रही है। पड़ोसियों का आरोप है कि वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच जाती तो बच्चियों की जान बच सकती थी। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। बताया जा रहा है कि मकान के पहले फ्लोर पर रहने वाले परिवार ने बालकनी से कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड द्वारा कंट्रोल में ले लिया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जो घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है उसमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण जो घर की एंट्री एग्जिट थी, क्योंकि वो एक ही थी, उसमें दिक्कत आई और लोगों को वहाँ से निकलने में दिक्कत हुई। और आसपास के लोगों द्वारा हेल्प करने पर और पुलिस बल के हेल्प करने से काफ़ी लोगों को सेफली वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया। पर इनकी तो 2 बेटियाँ हैं, वो इस आग की चपेट में आके उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल फ्रैंक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। बागपत में रेहड़ी ठेली पर जैन शिकंजी और चिकन बिरयानी लिखे होने को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार और रेहड़ी वालों में मारपीट। हरदोई में दहेज के लिए पति ने पत्नी को सड़क पर पीट दिया। महिला को फांसी के फंदे पर लटकाकर जान से मारने का भी आरोप। मथुरा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 5 तमंचे, 13 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद। आगरा में 25,000 के इनामी ने किया सरेंडर। डॉक्टर किडनैप केस में वांटेड था आरोपी तरुण। थाना एतमाउद्दौला का मामला। फिरोजाबाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, समरसीबल को लेकर हुआ था विवाद। करीब 12 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में दबंगों ने एक महिला को जमकर पीटा। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
सीतापुर में शादी के तीसरे ही दिन घर से जेवर और नकदी लेकर दुल्हन फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में एक प्रेमी ने प्रेमिका और उसकी दोस्त की हत्या की, उससे पहले घंटों तक गाड़ी में घुमाया, फिर थाना सरधना क्षेत्र की पूरी घटना। जालौन में दारोगा के सामने एक शख्स ने दी रेप की धमकी, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बरेली में एक छात्रा को अगवा कर धर्मांतरण कराने का मामला आया सामने, शादी के लिए बदलवाया धर्म, वीडियो हो रहा है वायरल। महोबा में एक आरोपी के परिवार ने की महिला को जान से मारने की कोशिश, पुलिस ने गंभीर हालत में अस्पताल में किया भर्ती। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली, 3 को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा, कब्जे से चोरी का सामान बरामद। मेरठ में एक पिता ने बेटियों को उतारा मौत के घाट, आरोपी पिता गिरफ्तार, घरेलू झगड़े की वजह से बेटियों को मार डाला। रायबरेली में गला रेतकर एक बुजुर्ग की हत्या, खबर पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। चित्रकूट में एक शख्स को मिला शव, परिजनों ने मानसिक रूप से बीमार होने की कही बात, 5 दिन से घर से लापता था शख्स। महोबा में इलाज कराने आई युवती के साथ एक स्टाफ ने की रेप की कोशिश, लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से बलरामपुर में उफान पर कई नाले, राप्ती नदी का भी जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में घुसा पानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ से लोगों को राहत, बाढ़ का पानी घटने से शहर में लगा गंदगी का अंबार। सहारनपुर में सैलाब को पार करते कई मवेशी पानी में बह गए, ग्रामीणों ने कड़ी मुशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट के विधायक को भारी पड़ा विरोध, आजादी के दिन पांखू पहुंची मीना गंगोली को बीच में छोड़ना पड़ा कार्यक्रम। बॉर्डर पर भी दिखी आजादी की दीवानगी, आईटीबीपी ने भारत चीन सीमा पर 13,000 की फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। चंपावत दौरे पर सीएम धामी, सुबह 11 बजे डिग्री कॉलेज का करेंगे उद्घाटन, देवीधुरा में कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। भदोही में खड़े ट्रेलर में टक्कर मारकर पलटा ट्रक और ट्रेलर में लगी भीषण आग। मुरादाबाद में तेज रफ्तार कार सवार ने घर के बाहर खड़े लोगों को मारी टक्कर, हादसे में 4 घायल। भदोही में नेशनल हाईवे 19 पर एक खड़े ट्रेलर में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, दोनों में लगी आग। देवरिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, कोविड का टीका लगवाने के लिए करीब 200 लोग फर्श पर बैठकर रात भर इंतजार कर रहे हैं। मथुरा में शहीद भगत सिंह के नाम पर कोरोना काल में लंबे समय से बंद उत्तर प्रदेश के स्कूल आज से खुल गए हैं। फिलहाल क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले गए हैं। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नोएडा, लखनऊ और मेरठ की, जहां पर स्कूल फिलहाल खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल खुलने पर सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि सभी बच्चों और युवाओं का अभिनंदन, आज से आपके प्रदेश में स्कूल खुल रहे हैं, आप सभी मन लगाकर पढ़ें, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। कोरोना महामारी में बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। देश में भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी किस्म की कोताही के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि देश भर में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले बाहुबलियों की पूरी सेना तैयार हो जाए, ताकि देश में तीसरी लहर के कहर को रोका जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना की तीसरी लहर के दस्तक देने से पहले ही उसके खतरे को निपटाने के मूड में आ गए हैं। उन्होंने देश के सांसदों के साथ साथ जनता से भी इस निर्णायक लड़ाई में पूरा सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने देश को कोरोना के खिलाफ बाहुबली बनने का मंत्र देते हुए कहा कि पूरे विश्व को
अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। संसद सत्र के शुरू होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर भी दिखने लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ही बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार पूरा जोर पकड़ चुकी है। अभी तक अकेले वाराणसी में टीका लेकर 13,35,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी के बाहुबली सेना में शामिल हो चुके हैं। खास बात ये है कि इस टीकाकरण अभियान में शामिल होने वाले 13 लाख लोगों में आधे से ज्यादा तादाद नौजवानों की है। वाराणसी के मुख्य चिकित्साधारी कार्यालय के मुताबिक 16 जनवरी 2021 से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तक 13,35,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। जबकि पीएम मोदी के बाहुबली के मंत्र के बाद जिले में 15 दिनों के अंदर ही करीब 3 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, जिनमें युवाओं की संख्या तकरीबन 2.25 लाख से अधिक है। पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है और इस लड़ाई में सब साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने देश में सुस्त पड़े टीकाकरण अभियान को धार देने के लिए बाहुबली का मंत्र दिया था। उन्होंने सांसदों के साथ साथ विपक्ष से भी वैक्सीनेशन को लेकर सार्थक चर्चा की अपील की थी। जाहिर है पीएम कोरोना के खिलाफ इस जंग में अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं। उम्मीद है देश के नागरिक राष्ट्र का मान ऊंचा रखते हुए कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पीएम का साथ देंगे और देश की जीत सुनिश्चित करेंगे।